नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो लाल आतंक क्या बहाना है और संघ पर निशाना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान की जिसमें उन्होंने नक्सलियों से आरएसएस की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलियों के नेता आंध्र प्रदेश में हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में आरएसएस के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है। हम लोग किसी भी घटना को हल्के में नहीं लेने वाले। ये बात उन्होंने कवर्धा को लेकर कही। आगे कहा कि लेकिन ये लोग यानी कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है कि छोटी घटना को बड़ा बनाना चाहते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात राज्यपाल द्वारा कवर्धा मामले पर लिखे पत्र पर जवाब देते हुए कही और इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तरह के बयान दे चुके हैं। तो चलिए इस सियासत के दरमियान किस तरह से उनके बयान को बीजेपी ने लिया, ये भी सुनवाते हैं। उससे पहले सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, किस तरह से तुलना की, वो सुनिए। और उनके बयान पर किस तरह से पलटवार किया बीजेपी ने, ये भी सुनिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं। किसानों पे बात कर सकते नहीं, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर सकते, आदिवासी के बारे में बात नहीं कर सकते, अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं कर सकते, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये केवल दो उनकी जो मास्टरी है, जिसमें धर्मांतरण है और दूसरा सांप्रदायिकता, ये दोनों पे ही लड़ाने काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, कोरोना काल के कारण से बहुत सारे व्यापार व्यवसाय सब ठप हुए, अब जाके खुला है। अब ये लोग दंगा भड़का के क्या शहर को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे, ये कतई नहीं होने दिया जाएगा। वास्तविक में भूपेश बघेल जी नहीं बोल रहे हैं, उनके वामपंथी विचारधारा बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, कांग्रेस उससे हट गई है। गांधीवादी विचारधारा से कांग्रेस भटक गई है। पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, कांग्रेस सिमट रही है। तो वाकई में मुख्यमंत्री का बयान आना था और अब बीजेपी अपने तरीके से हमलावर हो गई है। चलिए अब इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, संचार प्रमुख छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर आपका। और अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। और मधुकर द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अशोक बजाज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या बैठे बिठाए एक विषय दे दिया क्या आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने? क्योंकि ये एक सेंसिटिव विषय तो है, चाहे अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हो या कांग्रेस के ही कई अन्य लीडर आपको इस विषय पर घेरते आ रहे हों, लेकिन हो सकता है सारणी अलग अलग हो पर विषय कहीं ना कहीं आसपास से एक जैसे बन जाते हैं। ये ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है आज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नक्सलवाद से जोड़ा है, तो ना ये आरएसएस को समझ पाए ना नक्सलवाद के कृत्य को समझ जानते हैं जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है, लोगों को संस्कारवान बनाने, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए और सेवा कार्य के लिए संगठन बना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये अगर कभी नजदीक में जाएंगे तो अभी अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, स्वयंसेवक जो हैं, वो हर समय विपत्ति में, लोगों के आपदा के समय, हर समय ये सेवा कार्य में जुटते हैं।
इनको कभी ये दिखा नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हाँ। दूसरी बात ये है कि नक्सलियों का जो कृत्य है वो नरसंहार करने का है, वो बता दे कि नहीं, राष्ट्रीय उन्होंने सर ये उदाहरण दिया है कि संघ के लोगों का जो नेटवर्क है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान है उसको बता रहा हूं आपको, कि वो नेटवर्क छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। फिर उन्होंने नक्सलियों पर यह बात करी कि जो छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के नेता हैं वो आंध्र प्रदेश से जिस तरह से संचालित होते हैं, ऐसे संघ का पूरा नेटवर्क नागपुर से चलता है, उनका यहां पर कुछ नहीं है। ये बात उन्होंने कही है। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ में मजबूत नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ मजबूत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसीलिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्यों, अगर मजबूत नहीं होता तो क्यों घबराते। और दूसरी बात रही नागपुर की, तो नागपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? नागपुर छत्तीसगढ़ के पहले चिप एंड बरार हमारी राजधानी रही है। नागपुर कोई बाहर नहीं है। अगर नागपुर से नहीं संचालित होंगे तो क्या 10 जनपद से संचालित होंगे क्या? ये बताइए आप। बड़ी बात। सुशील आनंद शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ में संघ इतना कमजोर भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं अशोक बजाज जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में संघ कमजोर नहीं है, इसको हम भी मानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में संघ के नेता कमजोर है। संघ का संचालन ये छत्तीसगढ़ से होता और संघ का संचालन ये कोई छत्तीसगढ़िया कर रहा होता तो मैं ये नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ का आदमी अपने ही प्रदेश में कवर्धा में दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होता। कहीं न कहीं जो कवर्धा में दंगा भड़काया गया संघ परिवार के द्वारा, उस दंगे के पीछे जो संघ के नागपुर में बैठे हुए लोग हैं उनकी मानसिकता है। और जो मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा है नक्सलियों से, तो दोनों में बड़ी समानता है। जिस प्रकार की नक्सलियों में कट्टरता देखी जाती है, जिस प्रकार से नक्सली गोली के माध्यम से समाज का नुकसान करते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक विद्वेष फैला के समाज का नुकसान करता है। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि संघ को नागपुर से संचालित किया जाता है, इसलिए संघ के लोगों को छत्तीसगढ़ के प्रति मोह नहीं है, और नक्सलियों का संचालन आंध्र और तेलंगाना से होता है, इसीलिए जो नक्सली है उनको छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के प्रति मोह नहीं दिखता है। वो उनकी गोली मार के हत्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को हिंसक प्रहार करते हैं। तो मतलब आप लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इसका जो रिमोट एक्सेस पावर है वो बाहर है? बिल्कुल बाहर है। मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में इसके पहले जो आरएसएस के संचालक थे विश्वास राम यादव जी, वो ठेठ छत्तीसगढ़िया थे। जब कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे गोधन न्याय योजना शुरू किया तो उसी से उन्होंने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बढ़िया योजना है। बाद में इस योजना की देश के 8 राज्य सरकारों ने, देश की संसद की अस्थायी कृषि समिति ने भी स्वागत किया। विश्वास राम यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष होते हुए भी मुख्यमंत्री के निवास पहुंच के उनका अभिनंदन करने चले गए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़िया थे। उनको समझ आ रहा था कि छत्तीसगढ़ के हितों की बात हो रही है। यदि वैसे ही आज भी ये छत्तीसगढ़ का संचार आरएसएस का बागडोर ये छत्तीसगढ़ के लोगों के हाथ में होता तो कोई भी छत्तीसगढ़ी आदमी अपने ही प्रदेश के एक जिले में जाति हिंसा, धार्मिक हिंसा भड़काने का काम नहीं करता। जिस प्रकार से कवर्धा में 2 छोटे छोटे गुटों की लड़ाई को सांप्रदायिक तनाव में बदलने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से वहां पर रैलियां निकाल के एक धर्म विशेष के खिलाफ में जहर उगलने का काम किया गया, जिस प्रकार से कवर्धा में दूर भिलाई, राजनांदगांव, कुरुद के लोगों को ले जाके वहां पे भय फैलाने की कोशिश की गई, यह कोई छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने वाला आदमी नहीं करता। जिसको छत्तीसगढ़ से मोह नहीं है वही व्यक्ति यह काम कर सकता था। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे नक्सलियों के कमांडर आंध्र में बैठे हैं और हमारे यहाँ के लोगों को जो छोटे छोटे नक्सली है उनको भड़का के गोलियां चलवाते हैं और गोली खाने पे मजबूर करते हैं, वैसे ही आरएसएस के लोग यहाँ पे सांप्रदायिक विद्वेष फैला के जाति हिंसा करवाते हैं, धार्मिक हिंसा करवाते हैं। अशोक बजाज जी कोई जवाब देना चाहेंगे इस विषय पे? नहीं, ये सुशील आनंद शुक्ला जी से ये पूछिए कि दुर्गेश देवांगन के साथ हिंसक वारदात हुआ और उसको घेर कर दर्जनों लोगों ने उस पर प्रहार किया, उस पर एक आध शब्द निंदा की बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या इनकी सरकार
है। अगर वहां पर उसको न्याय दिलाने के लिए भगवा के सम्मान में अगर रैली निकाल रहे हैं जी। तो उसको इसके लिए आरएसएस को नक्सलवादियों से जोड़ रहे हैं और दुर्गेश देवांगन के साथ मारपीट करने वाले और सामूहिक रूप से एक प्रकार से उस पर अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ में कांग्रेस पर को बोलना नहीं, उनका समर्थन करते हैं क्या ये? या तो निंदा करे या समर्थन करे, कहीं ना कहीं सामने आए ना। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो निंदा कर रहा है इस घटना की कि भगवा का अपमान करने वाले लोग वास्तव में हिंदुस्तान के और हमारे इस देश के राष्ट्रवाद के घोर विरोधी हैं। चलिए, आपके सवाल पर जवाब लूंगा शुक्ला जी से, उससे पहले मैं रुख करना चाहूंगा मधुकर द्विवेदी जी का। आदरणीय द्विवेदी जी, वाकई में संघ को लेकर कांग्रेस के भूपेश बघेल जी ने तो खैर अभी बयान दिया है, कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो संघ को लेकर बयान देते आए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं कवर्धा को लेकर, वो बहुत ही सेंसिटिव जोन हो चुकी है। लगभग अब हम देखें तो 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन इस पर बयान बदस्तूर जारी है। देखिए, जारी भी रहेंगे और अभी कुछ समय या कुछ महीने तक नहीं रहेंगे, बल्कि ये चुनाव तक जारी रहेंगे। देखिए पांडे जी, जो वर्तमान संदर्भ में जो बातें मुख्यमंत्री जी ने कही हैं, भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्होंने संघ की और नक्सलवादियों की तुलना नहीं की आपस में। वो उन्होंने एक उदाहरण जैसा दिया है कि जैसे नक्सलाइट संचालित होते हैं आंध्र प्रदेश में, वैसे ही ये संघ के लोग जो है वो नागपुर से संचालित। उनका एक आक्रोश था संघ के प्रति, उनका एक आक्रोश था, और वो आक्रोश इस परिप्रेक्ष्य में था कि जो अभी कवर्धा में घटना हुई है, स्वाभाविक तौर से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है। अब किसने बिगाड़ा, कौन पार्टी के लोग थे, किस दल के लोग थे और किस जाति धर्म के लोग थे, वो तो सब जांच के सब बात में साफ होगा। लेकिन अभी जो मोटा मोटी एक अनुमान लगाया जा रहा है, खासतौर से सत्ता पक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो ये है कि इस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में कहीं न कहीं संघ का हाथ था। तो स्वाभाविक तौर से संघ की आलोचना तो कांग्रेस करेगी ही। और इस संदर्भ में, लेकिन जैसा बजाज जी ने कहा कि संघ को समझने के लिए संघ के बहुत नजदीक जाना पड़ेगा। संघ तो एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है और मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में संघ के लोग आकर के इस तरह का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ेंगे। हो सकता है कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाए, लेकिन इसके लिए समग्र संघ को, आरएसएस को दोषी ठहरा दिया जाए या संघ को ये कहा जाए कि इनका काम ही यही है, मुझे लगता है ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर संघ का एक सेवा कार्य का अपना एक इतिहास है, अगर उसको भी उठा के देखें तो कई, आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भी संघ के पक्षधर हैं, संघ के कार्यों के पक्षधर हैं। लेकिन अगर सरकार को या कांग्रेस पार्टी को यह आशंका है कि भाई आप सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते हैं और छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू में आपके लोगों ने गड़बड़ी फैलाई, या कवर्धा का उदाहरण दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर से संघ पर एक उंगली उठाने का कांग्रेस को मौका मिल जाता है। लेकिन अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आरएसएस का अपना एक सेवा का भी एक इतिहास रहा है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, तो मुझे लगता है इस तरह की एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है जी, और ये चलते रहेंगे, ये चलते वाले नहीं। बिल्कुल। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा सर। जो बात अशोक बजाज जी ने कही, उनका ये कहना है कि दुर्गेश के ऊपर हमला हुआ, आप लोगों ने उस विषय पर कुछ नहीं कहा, आपकी पार्टी से जुड़े लोगों ने नहीं कहा, निंदा भी नहीं की। इस बात को बीजेपी के भी कई नेताओं ने कहा। मैं आपको बता दूं कि शायद अशोक बजाज जी को जानकारी नहीं, बिल्कुल दुर्गेश देवांगन के ऊपर में जो आक्रमण हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने उसकी कड़ी निंदा की, न सिर्फ निंदा की बल्कि दुर्गेश देवांगन के साथ मारपीट करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया पुलिस ने। लेकिन दुर्गेश देवांगन और चंद लोगों के बीच में मुश्किल से एक तरफ 3 लोग थे, दूसरे तरफ 4 लोग थे। इन 7 लोगों के झगड़े को जिस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से इसको हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा किया गया, जिस प्रकार से कवर्धा में दूसरे जिलों से लोगों को बुला के और यह कह के कि प्रशासन से यह बोलना कि हम शांति मार्च निकालना चाहते हैं, शांति मार्च निकालने की याद में वहां पर रैली निकाल के दूसरे वर्ग के लोगों के खिलाफ में नारेबाजी करना, पथराव करना, जो भारतीय जनता पार्टी ने और संघ के लोगों ने किया है,
वह अक्षम है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। छत्तीसगढ़ की गंगा जमुनी संस्कृति के और तहजीब के खिलाफ काम किया इन्होंने, तो इस अक्षम्य अपराध है, बिल्कुल इसकी निंदा की जानी चाहिए। आज तक मैं आपको बता दूं, अशोक बजाज जी बैठे हैं, एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बताए जिसने वहां पे आज वहां पे ईश्वर की कृपा से प्रशासन के प्रयासों से शांति बहाल हो चुकी है, कर्फ्यू लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, यहाँ तक कि रमन सिंह जी का गृह जिला है, लेकिन शांति की अपील, दोनों समुदाय शांति से रहें, भाईचारा से है, ऐसी अपील आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। क्योंकि यदि शांति की अपील करते हैं तो इनका जो गुप्त एजेंडा है हिंदुत्व की आड़ में धर्म के खिलाफ धार्मिक विद्वेष फैलाने का, वह सब विफल हो जाता। दरअसल हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए अब वह धर्म के पीछे छुपना चाहते हैं। क्योंकि पहले इन्होंने धर्मांतरण का जाल फैलाने की कोशिश किया, लेकिन जनता ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। इनका धर्मांतरण के मुद्दे की जब हवा निकल गई तो 2 बच्चों की लड़ाई में 2 वर्ष के छोटे छोटे किशोर लोगों की लड़ाई को उन्होंने धार्मिक विद्वेष बता के, धार्मिक तनाव फैला के छत्तीसगढ़ की प्रजा को खराब करने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि कवर्धा में झगड़ा हुआ, शांति हो गई, वहां पे कर्फ्यू लगा, सारी चीजें हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पूरे प्रदेश में क्यों इसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे? ये बात करते तुष्टीकरण की, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान रहते हैं, क्या इन 2% मुसलमान को तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी 98% हिंदुओं से बैर मोल लेगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करना चाहती है। अशोक बजाज जी, इतने सारे सवाल हो गए हैं सर आपके लिए। सुशील आनंद शुक्ला जी ने जिस तरह से क्रमबद्ध आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाए और पूरे ये कवर्धा मामले में दिनवार तरीके से उन्होंने जो बताया, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा, अपील नहीं की कि भाई शांति बहाल की जाए, और भी तमाम चीजें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल राज किया और इस छत्तीसगढ़ को शांति के टापू के रूप में स्थापित किया। इन 15 वर्षों में कभी कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, और ये अभी जुम्मे 2.5 साल आ गए। और ये सुशील आनंद जी बोल रहे हैं, अब इनकी मजबूरी भी है, अपनी पार्टी लाइन में बोलेंगे, लेकिन इस जो लड़ाई है इसको 2 व्यक्तियों की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि भगवा ध्वज का अपमान हुआ है, भगवा ध्वज को पैरों से चला गया, भगवा ध्वज को उतरवाया गया। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुत्व को इन्होंने चुनौती दी। इसके खिलाफ में अगर वो एक लड़के ने अगर कोई प्रतिवाद किया तो उसके साथ जो मारपीट की दर्जनों लोगों ने है, वो जो दर्जनों लोगों ने जो अत्याचार किया है, उसके खिलाफ अगर समाज खड़ा नहीं होगा, कौन खड़ा होगा? सरकार के नुमाइंदे तो वो आतताइयों के पक्ष ले रहे हैं। इस समय अगर कौन उनके साथ देगा? समाज आज सुरदेश देवंगन के साथ है। रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस पर पहली बार आरोप नहीं लगे हैं, ये नेहरू जी के समय भी आरोप लगते आ रहे हैं। कई बार आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगाया गया और प्रतिबंध हटाया गया। 65 के युद्ध में, भारत चाइना युद्ध के बाद 1963 में नेहरू जी ने आरएसएस को सम्मानित किया था कि इसने उस दौर में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सहयोग किया, ये नेहरू जी ने माना था और कई लोग मानते आ रहे हैं। प्रणव दादा जो राष्ट्रपति थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, अब स्वर्गीय हैं, लेकिन वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी संगठन या नक्सली संगठन के रूप में प्रचारित करना, ये बहुत अशोभनीय बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, ऐसा मैं मानता हूँ। वाकई में मधुकर द्विवेदी जी, जिस तरह से आपने जो बात कही कि ये सिलेबस इतना जल्दी तो हटने नहीं वाला है, इससे काफी कुछ चीजें समझ में तो आती है सर, लेकिन सवाल यही बड़ा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब कवर्धा में धीरे धीरे स्थिति भी सामान्य हो रही है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि 2023 से पहले भी यदि इस तरह के ही फॉर्मूले पर चला जाएगा तो फिर सवाल तो जनता का ही खड़ा होगा ना सर,
क्योंकि कहीं ना कहीं पिसना तो जनता को ही है इन सब विषयों में। देखिए, अब तो शासन प्रशासन सजग है इस दिशा में, और कवर्धा की घटना भी एक तरह से अब शांति के अंतिम सोपान पर है। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, ये देखना पड़ेगा सरकार को। क्योंकि देखिए, अगर किसी हिंसक क्रिया की या ऐसे किसी क्रिया की जिसमें प्रकारांतर में हिंसा छिपी हो या विद्वेष छिपा हो, उसकी अगर प्रतिक्रिया इस रूप में होती है तो उसका कोई अंत नहीं है। और मुझे लगता है वो सभ्य समाज में होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बजाज जी का अपना तर्क है कि हिंदुत्व के प्रति भगवा को कुचला गया। ठीक है, उनका आपका कहना सच हो सकता है, लेकिन अगर उसको इस तरीके से लेंगे कि हम टिट फाट टैग करेंगे, हम इसका जबरदस्त बदला लेंगे, तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। और जैसा आपने भी कहा पंडित जी, सीधे देखा जाए तो इसे प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनाना चाहिए। निश्चित निश्चित निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए पंडित जी, होगा क्या, ये तो एक अंतहीन सिलसिला है, चलता रहेगा। अगर यही मानसिकता रही हमारे समाज की, तो अंततः क्या होगा, हिंदू मुसलमान की बात आ जाएगी। जबकि आज सभ्य समाज में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसा सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे थे कि हमारा समाज गंगा जमनी तहजीब का है। ठीक है, भले उसको बजाज जी स्वीकृति न दें, लेकिन सभ्य समाज में इसको आज से नहीं वर्षों से स्वीकृति प्राप्त है कि हम उस समाज में जीते हैं जहाँ सांप्रदायिक विद्वेष को कोई जगह नहीं, सद्भाव से ही हम तरक्की कर सकते हैं, हमारा देश प्रगति कर सकता है। लेकिन उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो किसी की धार्मिक भावना, किसी की सामाजिक भावना पर ठेस पहुंचाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता रहेगा तो ये भी गलत है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम अपने समाज को, अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम हिंसा से या विद्वेष से प्रगति नहीं करेंगे। तो इसलिए कवर्धा की घटना से शासन प्रशासन ने निश्चित तौर पे सीख ली होगी या सीख लेना चाहिए। भविष्य में छत्तीसगढ़ में ऐसा न हो, अच्छी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमूमन ऐसा होता नहीं है। जैसा शुक्ल जी भी मानते हैं इस चीज को और बजाज जी भी मानते हैं। हम लोग ये सब देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ये हो गया दुर्भाग्यजनक घटना, इसे आप कहेंगे। अब तो शांति की दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये एक तरह से कहिए ये दिनचर्या हो गई है राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक दलों के लिए। ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन आरोप में भी अपनी बातें कही जाए, सदाशयता का वातावरण बना रहे। क्योंकि अगर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे किसी भी राज्य का हो, तो मुझे लगता है ये इसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई, दो धर्मों की, दो वर्गों की लड़ाई नहीं हो जाती है। ये एक ऐसी लड़ाई हो जाती है कि अंततः सब उस खंडक में गिरते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा है। जी, अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि ये लड़ाई सीमाओं को तोड़ देती है। एक अंतिम प्रतिक्रिया सुशील आनंद शुक्ला जी आपकी लेना चाहूंगा सर। जी, सुशील आनंद शुक्ला जी। चलिए अशोक बजाज जी का रुख करते हैं। अशोक बजाज जी, माना यह जाए सर कि शांति बहाल व्यवस्था तो शुरू हो गई है कवर्धा में, लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी अब इस चीज को प्रमोट करेंगे कि जो भी हो, जैसा भी हो, इस तरह का वैमनस्य का वातावरण कहीं ना पनपे और सब लोग मिलजुल के रहें। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ शांत इलाका है और यहाँ शांति व्यवस्था रहेगी, तभी तरक्की होगी। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले लोग हैं, और हम लोग कतई नहीं चाहते कि किसी प्रकार से अराजकता फैले और शांति व्यवस्था में कोई दखल आए। ऐसा हम कहीं कतई नहीं चाहते, क्योंकि जब तक शांति है, जो शांति रहेगी तब तक विकास होता रहेगा, और बिना शांति के विकास अधूरा है और व्यर्थ है। इसीलिए हम चाहते हैं शांति हो। लेकिन सरकार ने अभी तक उस घटना के बाद कभी वहाँ स्थानीय जो शांति समिति की बैठक होती है वो बैठक भी नहीं की। सरकार कितना प्रयत्न कर रही, सरकार केवल भाजपा पर दोष मढ़ने के बजाय कुछ नहीं कर रही है। ये तो एक वर्ग विशेष को उद्वेलित करने का प्रयास सरकार कर रही है और लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। इनको चाहिए कि शांति व्यवस्था कायम करें और इस प्रकार की दुर्घटना घटना
कहीं और ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को इस बात पे प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इस बारे में प्रयास भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कवर्धा मामले पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे वहां की स्थिति सुधरने लगी है। तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान, जिसमें नक्सलियों से आरएसएस की तुलना है, लेकिन हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या बात कही है, पर बीजेपी इस बयान पर हमलावर है। देखना होगा किस तरह से स्थिति और संतुलित होती है। तो फिलहाल के लिए आईएनडी स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार।